दोस्तों 5 अगस्त 2020 यानी कि आज भारत की संसद से आर्टिकल 370 निकालने की घटना को आज 1 साल पूरा हो गया है। पिछले वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में हमने ये देखा कि जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा कैसे बना और आर्टिकल 370 क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक हमने आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है। तो आइए देखते हैं पार्ट 2 में कि आर्टिकल 370 कैसे हटाया गया और उसके बाद जम्मू और कश्मीर में क्या क्या बदलाव हुए। तो दोस्तों, आपके मन में कभी यह सवाल आया कि 370 निकालने के लिए अमरनाथ यात्रा को क्यों रोका गया? अगर निकालना ही था तो अमरनाथ यात्रा के पहले या बाद में भी निकाल सकते थे। जम्मू और कश्मीर में बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं। उन सबको 48 घंटे के अंदर अपने अपने देश वापस लौटने को कहा गया। तो सवाल यह है कि क्या सरकार ने आर्टिकल 370 निकालने की तैयारी पहले से की थी या नहीं? तो आइए जानते हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या था। 35A और 370 का मुद्दा बीजेपी के सबसे पुराने चुनावी मुद्दों में से एक था। 2014 में चुनाव में जीत के बाद 2019 तक बीजेपी को राज्यसभा में बहुमत नहीं था, इसलिए बहुत सारे डिसीजंस वो उस वक्त नहीं ले पाए। लेकिन 2019 में चुनाव में सबसे बड़ी जीत के बाद बीजेपी के सामने से सारी रुकावटें हट गई और उसमें 370 निकालने वाले जैसे बिल पास हो गए। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि आर्टिकल 370 निकालने के पीछे एक तत्कालीन कारण था। सिर्फ 15 दिन पहले यानी कि 22 जुलाई 2019 को अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान के बीच एक मुलाकात हुई। उसका वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है। उस मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि वो अफगानिस्तान से अपनी आर्मी को पीछे बुलाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इसलिए तालिबान से बात करना जरूरी था। पाकिस्तान और तालिबान इनके काफी अच्छे संबंध हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे कि पाकिस्तान अमेरिका की मदद करे तालिबान से बात करने के लिए, और हुआ ऐसा ही। इमरान खान मान गए। इसके बाद इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ को यह खबर मिली कि अगर अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी सेना पीछे बुला लेगा तो तालिबान तो वहां पर फ्री हो जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान तालिबान को ऑपरेशंस के लिए जम्मू और कश्मीर में भेज सकता है। शायद इसी वजह से भारत सरकार ने 15 दिनों के अंदर आर्टिकल 370 निकालने का फैसला लिया होगा। तो आर्टिकल 370 निकालना तय हो गया। जम्मू और कश्मीर में कुछ लोकल लीडर्स भी है, जैसे कि महबूबा मुफ्ती और ओमर अब्दुल्ला। ये लीडर्स बहुत पहले से आर्टिकल 370 निकालने के विरोध में ही थे, और ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। ये जम्मू और कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। इसका मतलब इनके फॉलोअर्स भी काफी होंगे। इसके बाद महबूबा मुफ्ती ने एक भरी सभा में एक भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने कहा कि 35A के साथ छेड़छाड़ करना मतलब बारूद को हाथ लगाने जैसा होगा। जो हाथ 370 और 35A के साथ छेड़छाड़ करेगा वो हाथ ही नहीं, उसकी पूरी नस्ल जलकर राख हो जाएगी। अगर 370 निकाला गया तो जम्मू और कश्मीर में खून की नदियां बहेंगी। ये सारे स्टेटमेंट्स आप यूट्यूब पर देख सकते हो। तो जाहिर सी बात है, अगर 370 हटाया जाएगा तो इन सारे नेताओं के फॉलोअर्स रास्ते पर उतर जाएंगे और फिर दंगल शुरू होगी। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर में आर्मी बढ़ा दी, और जो नेता ऐसे भड़काऊ बयान देते हैं उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि आर्टिकल 370 को कैसे निकाला गया। बीजेपी ने इसकी शुरुआत 2014 में ही की थी। सबसे पहले उन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ यानी कि PDP के साथ जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाई। लोगों के भारी विरोध के बावजूद भी उन्होंने PDP के साथ गठबंधन किया, और इसके बाद 20 जून 2018 को PDP से अपना समर्थन वापस ले लिया और जम्मू और कश्मीर में सरकार गिरा दी। इसके बाद जम्मू और कश्मीर के संविधान के अनुसार जम्मू और कश्मीर में 6 महीने के लिए राज्यपाल शासन लगा दिया गया। चुनाव में बीजेपी ने इतनी सीटों पर कब्जा कर लिया था कि बीजेपी के समर्थन के बिना कोई भी पार्टी जम्मू और कश्मीर में सरकार नहीं बना सकती थी। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने राज्यपाल शासन के दौरान किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं दिया, और इसके बाद राज्यपाल शासन हटा दिया गया और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, जैसा बीजेपी चाहती थी। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि 370 को कैसे हटाया जा सकता है, और इसका सिर्फ एक ही रास्ता है। जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा के रिकमेंडेशन के बाद ही आर्टिकल 370 को निकाला जा सकता है। लेकिन भारत के आजादी के बाद ही कुछ सालों में जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा खत्म हो गई। तो सवाल यह है कि संविधान सभा अगर खत्म हो गई तो आर्टिकल 370 किसके रिकमेंडेशन से निकाला गया?
तो क्या आर्टिकल 370 का निकालना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? तो 6 महीने के राज्यपाल शासन के बाद राष्ट्रपति जी ने एक आदेश जारी किया और अंडर आर्टिकल 356 जम्मू और कश्मीर पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। आर्टिकल 356 जब भी किसी भी राज्य पर जारी किया जाता है तो इसका मतलब यह होता है कि उस राज्य की विधानसभा के सारे अधिकार, सारी शक्तियां भारत की संसद के पास आ जाती है। तो इसका मतलब साफ है कि जम्मू और कश्मीर की विधानसभा के सारे अधिकार भारत की संसद को मिल गए। तो दोस्तों, आज से ठीक 1 साल पहले यानी कि 5 अगस्त 2019 को सुबह 5 बजे राष्ट्रपति जी का एक आदेश आया। उस आदेश में उन्होंने ये कहा था कि ये आदेश 1954 के राष्ट्रपति के आदेश को खत्म करता है और इसी के साथ खत्म हो गया आर्टिकल 35A। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आर्टिकल 35A कैसे लागू हुआ था। 1954 में भारत के राष्ट्रपति ने जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल और जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा, इन दोनों की सहमति से आर्टिकल 35A लागू किया था। ठीक उसी प्रकार 2019 में जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक जी के रिकमेंडेशन के ऊपर राष्ट्रपति ने 35A को खत्म कर दिया। लेकिन इस वक्त जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा की परमिशन नहीं ली गई क्योंकि आजादी के कुछ सालों बाद ही वो खत्म हो चुकी थी। और इस राष्ट्रपति के आदेश में कई सारी महत्वपूर्ण बातें थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस आदेश में जो कुछ भी लिखा है वो सिर्फ जम्मू और कश्मीर के संविधान पर लागू होगा, भारत के संविधान पर लागू नहीं होगा। जैसे कि 35A निकालना, वो भी जम्मू और कश्मीर के संविधान पर ही लागू कर दिया गया था। अगर आपको पता नहीं होगा तो हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि आर्टिकल 35A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कभी था ही नहीं, वो सिर्फ जम्मू और कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन पर था। इसलिए उसे निकालने का फैसला भी सिर्फ जम्मू और कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन पर लागू होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर नहीं लागू होता। राष्ट्रपति जी के उसी ऑर्डर में आर्टिकल 367 का भी जिक्र किया था। आर्टिकल 367 हमें यह बताता है कि संविधान में लिखे गए शब्दों का क्या अर्थ है। उसी आर्टिकल में राष्ट्रपति जी ने 4 नए अर्थ ऐड कर दिए। उसमें से 3 जो अर्थ थे वो काफी महत्वपूर्ण थे, जिसकी हम आज चर्चा करेंगे। उसमें पहला अर्थ ये था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होगा जम्मू और कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब पूरा का पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू और कश्मीर पर लागू हो गया। दूसरी बात यह थी कि जम्मू और कश्मीर की संविधान में जहां जहां स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यह शब्द आया है उसका अर्थ होगा राज्यपाल। इसी आदेश का उपयोग करके आर्टिकल 35A हटाया गया। अगर आपको आर्टिकल 371D याद है तो डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड फॉरेन रिलेशंस के अलावा अगर कोई आर्टिकल प्रेसिडेंट को लगाना या हटाना हो तो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की सहमति की जरूरत है। उसे ही प्रेसिडेंट ने कर दिया राज्यपाल। तीसरा महत्वपूर्ण बदल यह किया गया कि संविधान सभा का मतलब किया गया विधानसभा, क्योंकि आजादी के कुछ सालों बाद तो संविधान सभा खत्म हो चुकी थी, इसीलिए उसका नाम किया गया विधानसभा, यानी कि जम्मू और कश्मीर की विधानसभा। और दोस्तों, इसके बाद भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भारत की संसद में यह घोषणा की कि राष्ट्रपति जी का आदेश आ चुका है। दोस्तों, पिछले वीडियो में आर्टिकल 370(3) में हमने ये देखा कि संविधान सभा की परमिशन के बगैर हम आर्टिकल 370 नहीं निकाल सकते, लेकिन राष्ट्रपति जी ने आर्टिकल 367 में संविधान सभा का अर्थ कर दिया विधानसभा, यानी कि जम्मू और कश्मीर की विधानसभा। और जम्मू और कश्मीर में पहले से ही राष्ट्रपति शासन लगाया हुआ था, उस वजह से जम्मू और कश्मीर की विधानसभा की सारी शक्तियां मिल गई भारत की संसद को, यानी कि संविधान सभा बन गई विधानसभा और विधानसभा बन गई संसद। इसका मतलब यह है कि अब आर्टिकल 370 निकालने के लिए संविधान सभा का नहीं, भारत की संसद का रिकमेंडेशन होना चाहिए, जो कि लोकसभा और राज्यसभा में सरकार ने पारित कर दिया और इसके बाद आर्टिकल 370 हट गया। लेकिन भारत की संविधान में आज भी आर्टिकल 370 मौजूद है और उसमें सिर्फ इतना ही लिखा है कि जम्मू और कश्मीर पर भारत का संपूर्ण संविधान लागू होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने जम्मू और कश्मीर में पीडीपी के साथ सिर्फ आर्टिकल 370 निकालने के लिए ही सरकार बनाई थी, क्योंकि वहां पर 5 साल टिकने वाली सरकार ना बने और वक्त आने पर बीजेपी पीडीपी से अपना समर्थन वापस लेकर वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सके।
अभी हम देखेंगे कि आर्टिकल 370 और 35A हटाने के बाद जम्मू और कश्मीर में क्या क्या बदलाव हुए। जम्मू और कश्मीर के दो हिस्से हुए, एक जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख। आर्टिकल 370 से जम्मू और कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिला था, वो खत्म हो गया। अभी जम्मू और कश्मीर भारत के दूसरे राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों जैसा ही एक है। जम्मू और कश्मीर के नागरिकों के पास दो सिटीजनशिप होती थी, एक जम्मू और कश्मीर की और एक भारत की। अभी सारे लोगों के पास सिर्फ भारत की सिटीजनशिप होगी। जम्मू और कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 सालों का होता था, अभी वो बाकी राज्यों जैसा ही 5 सालों का हो गया है। जम्मू और कश्मीर का खुद का झंडा हुआ करता था, अभी भारत का तिरंगा ही जम्मू और कश्मीर का झंडा होगा। जम्मू और कश्मीर का अलग संविधान हुआ करता था, भारत के संविधान के सिर्फ कुछ कायदे जम्मू और कश्मीर पर लागू होते थे। अभी पूरा का पूरा भारत का संविधान जम्मू और कश्मीर पर लागू हो गया है। भारत के रहवासी जम्मू और कश्मीर में अपनी जमीन या घर नहीं खरीद सकते थे, इसी वजह से वहां पर कोई बिजनेसमैन जमीन नहीं खरीद सकता था और फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। अभी भारत का कोई भी नागरिक वहां पर जमीन या घर खरीद सकता है। अगर कोई कश्मीरी महिला भारत के किसी नागरिक से शादी करती थी तो उसे परिवार की प्रॉपर्टी से निकाल दिया जाता था। अभी जम्मू और कश्मीर की महिलाओं को उनका हक मिल गया है। भारत की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज लाइक CBI, ED, एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू और कश्मीर में नहीं जा सकती थी, इसीलिए वहां करप्शन कभी पकड़ा नहीं गया। अभी 35A और 370 खत्म होने के बाद सभी एजेंसीज वहां पर जा सकती है। जिन जिन कश्मीरी पंडितों को जम्मू और कश्मीर से निकाल दिया गया था वो सारे लोग अपने घर वापस जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी जम्मू और कश्मीर की। हम आशा करते हैं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के बाद आपको जम्मू और कश्मीर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिली होगी। हम ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, इसलिए हमें लगता है कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, और हाँ, न्यूट्रल फिल्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।